हाँ होगा। हेलो, यस मैम। हाँ चलो स्टार्ट करते हैं। देखो जैसे हम लोग का वो था, आप लोग 9th में पढ़े थे, जैसे क्षितिज, काव्य, कृतिका था ना, बोलो। यस मैम। तो Yes, इसमें 10th में भी है, क्षितिज है, कृतिका है और क्या है बताओ? काव्यखंड है। क्षितिज में काव्य गद्य दोनों है और इसमें क्या है, एक ग्रामर होगा और तीसरे वो कृतिका की है, ठीक है। तो आज हम लोग क्षितिज का जो सेकंड वाला पार्ट है गद्य खंड वो उसको पढ़ते हैं, ठीक है। बाकी बच्चे क्यों नहीं आए? मैम बोल रहा तो सबको भेज दिया मीटिंग का पासवर्ड पता नहीं। अच्छा चलो कोई बात नहीं। बुक ले लिए हो तुम लोग? अभी नहीं मैम, ले लीजिए, ठीक है। चैप्टर फर्स्ट है हम लोग का नेताजी का चश्मा। यस मैम। इसमें क्या बताया गया है, एक नेताजी हैं, मजेदार स्टोरी है, जब पढ़ोगे समझ में आएगा। उसमें क्या रहता है, एक हालदार साहब रहते हैं, उसका क्या करता है, चश्मा बदलता रहता है दिन प्रतिदिन, उसका हर एक दिन पे चश्मा बदलता रहता है। तो उसी पे ये बेस है कहानी, ठीक है, स्टोरी है। ये स्वयं प्रकाश द्वारा निर्मित है, इन्होंने लिखा है इस स्टोरी को। पहले हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। जो स्वयं प्रकाश का जन्म जो है, ये इनके लेखक है, किसके बताओ, किसके लेखक हैं ये? नेताजी का चश्मा। हाँ, इन्होंने जो स्टोरी लिखी उनके ये लेखक। इनका जन्म हुआ था कब? 1947 में इंदौर में। इंदौर में इनका जन्म। इंदौर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। हाँ, इनका जन्म हुआ था, ठीक। फिर उसके बाद इन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन और नौकरी का बड़ा हिस्सा राजस्थान में, मतलब इनका जो बाकी हिस्सा था, मतलब नौकरी करना, फिर उनके पास पढ़ाई करना, ठीक है, तो ये कहाँ पर बीता था इनका? राजस्थान में। लेकिन कहाँ के रहने वाले थे ये? मध्य प्रदेश के रहने वाले थे, ठीक है। इन्होंने वसुधा जो पत्रिका थी, इनकी पत्रिका का क्या नाम था? वसुधा, ठीक, इनकी पत्रिका थी, जो बहुत ही इसके संपादन से जो जुड़े थे। 8वें दशक में उभरे स्वयं प्रकाश का आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी, संसाधन, ठीक है, जितने हैं संसाधन, सब ये सब क्या है, इनकी रचित कहानियां हैं। इनका मध्य वर्गीय जीवन, और इन्होंने पता है पहला सम्मान बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कार से पुरस्कृत किया। इन्होंने क्या किया था? गद्य पुरस्कार का कितना, जो पहला सम्मान इनको मिला था वो मिला था इनके बनमाली पुरस्कार। ठीक, फिर उसके बाद अब यहाँ से हम अब स्टोरी पढ़ते देखते इसमें है क्या। जहां नहीं समझ में आएगा पूछना, ध्यान से एक एक लाइन हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। यस मैम।
हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। यहाँ पे एक हालदार साहब है जिनको हर 15 दिन पर एक कस्बे मतलब एक जगह है, एक इलाका का नाम है, वहां से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, जहाँ का इलाका वो जहाँ से गुजरते थे वो बहुत बड़ा नहीं था, ठीक। यस मैम। जिसे पक्का मकान कहा जाते उसे क्या पक्का मकान भी नहीं कहा जा सकता था। यस मैम। फिर उसके बाद वैसे कुछ ही मकान और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा ही एक बाजार था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल और एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक तो नगर पालिका थी। मतलब इतनी चीजें उस इलाके में थी। नगर पालिका तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। जो वहां की नगर पालिका थी वो कुछ ना कुछ कार्य करती भी रहती थी। कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ और काम कर दिए, नाली साफ करवा दिए, कोई और काम करवा दिया, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कभी सम्मेलन करवा दिया गया। इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के संगमरमर की प्रतिमा लगवाई। कौन सी प्रतिमा थी, किसकी प्रतिमा लगवाई संगमरमर गई थी? की, नेताजी की। कौन नेताजी? वेरी गुड, सुभाष चंद्र बोस। यह कहानी उसी प्रतिमा में के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में। अब बताओ ये कहानी किसके ऊपर बेस्ड है? मतलब कौन आधारित? हाँ वेरी गुड, मतलब एक प्रतिमा है उसी के ऊपर बनाई गई है। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकार की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं बहुत ज्यादा होने के कारण माफी समय अहोपोहो और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा। और बोर्ड की शासनबदी समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर मान लीजिए मोतीलाल जी को यह काम सौंप दिया गया, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहा था। जैसा कि कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी, मतलब जो सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति थी वो संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, मतलब कि जो टोपी की नोक थी, मतलब जो टोपी पहनते थे उसकी नोक से कोट के दूसरे बटन तक कुछ 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट। बस्ट और सुंदर थी, ठीक है। नेताजी सुंदर लग रहे थे, मतलब हाफ की मूर्ति, कुछ मासूम और कमसिन। फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये कौन बोला था? सुभाष चंद्र नेताजी बोस। हाँ, तो इनके याद आने लगे थे, इनके ये क्या थे वगैरह चीज इनके याद आने लगी। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। केवल एक चीज की कसर थी जो देखते ही खटकती थी, नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। मतलब सब सुभाष चंद्र बोस क्या करते थे, चश्मा पहनते थे ना, लेकिन जो उनकी मूर्ति बनी थी उस पे चश्मा नहीं था। लेकिन संगमरमर का नहीं था, यानी चश्मा तो था, जो चश्मा बना था वो था, लेकिन किसका था? संगमरमर का। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया था। हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे
और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इस लक्षित किया। मतलब कि जब वो हालदार साहब थे, जब 15 दिन पे हर उस कस्बे से गुजरते थे, ये बात कही गई थी ना, तो उन्होंने जब पान खा रहे थे तो वो इसको मूर्ति जो थी, प्रतिमा थी, उसको वो हेलो। देख। हाँ बोलो, आ रही हेलो। आवाज? श्रेयस, हेलो मैम। आवाज आ रही है? हेलो, क्या हुआ श्रेयस, आवाज आ तो रही है, सही तो है? बोलो श्रेयस। क्या हुआ, कोई दिक्कत? श्रेयस, आवाज आ रही है नहीं? माइक ऑन करो श्रेयस। यस मैम, आ रही है। क्या हुआ था, कोई दिक्कत? हाँ मैम, रुक गई थी ना क्लास, इसलिए मैं वो रेज हैंड किया था। हाँ, वो कुछ कर दीजिए। बताए कि प्रॉब्लम है ना चल रही नेटवर्क की। तो हम कहाँ तक पहुंचे थे, बताओ, कि वो क्या कर रहा था? मैम वो उनके चश्मे की फ्रेम तक, चश्मे की हाँ, फ्रेम तक। तो वो क्या कर रहा था, वो चश्मा देखता है, कहता है चश्मा तो है लेकिन संगमरमर का था। तो चश्मा किसका था? संगमरमर का। तो फिर वो क्या करता है उसके बाद? हालदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया, मतलब इसे देखा, और उनके चेहरे पर एक कुतुब भरी मुस्कान फैल गई। वाह भाई, यह आइडिया भी ठीक है, मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। जीप आगे बढ़ गई जब पान खा लिए तो। तब हालदार साहब ने इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे, वो मूर्ति के बारे में सोचते रहे कि मूर्ति संगमरमर की और चश्मा रियल का, और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यहाँ पर प्रयास सराहनीय है। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं है, उस भावना का है, वरना देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। जाहिर सी बात है, आजकल लोग क्या कर रहे हैं, देशभक्ति का भी मजाक बनाते हैं। तो लेकिन जो ये चीजें थी जो उसने किया था, वो बहुत ही अच्छी चीज थी, लेकिन कौन किया था अभी इनको पता नहीं था। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे, फिर 15 दिन बाद फिर साहब आए और उसी से गुजरे, उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। वो क्या देखे कि मूर्ति में कुछ अंतर है। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। जब उन्होंने ध्यान से मूर्ति को देखा तो देखे कि चश्मा बदला हुआ है। पहले मोटे फ्रेम वाला था, पहले कैसा चश्मा था? मोटे फ्रेम वाला और चौकोर था, लेकिन अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। अब तार का एक फ्रेम था, उससे गोल चश्मा था। हालदार साहब को कुतुक और बढ़े, वाह भाई क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल रही है। वो सोचते हैं मूर्ति का और कोई चीज तो बदलने ही नहीं जा रहा, लेकिन उसका चश्मा हर दिन बदल रहा है। हालदार साहब की आदत पड़ गई, हर बार कस्बे से गुजरते और समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कुतूहल दुर्मरिये हो उठा तो पान वाले से ही पूछा। जब एकदम रहा नहीं गया तो उसने पान वाले से पूछ ही लिया, क्यों भाई क्या बात है, यहाँ तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? वो बोलता है, जहाँ पान खाता था उससे पूछता है, क्या बात है भाई कि तुम्हारे हालदार जो ये नेताजी है उनका चश्मा हर बार बदल जाता है। पान वाले के खुद के मुंह में पान था, पहले से ही पान वो भरा हुआ था। वह एक काला मोटा और खुश मिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी, मोटा आदमी था,
पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्तीसी दिखाकर बोला, मतलब हंसेगा तो बत्तीसी निकलेगी ही बाहर, जैसे तुम लोग की भी निकलती जब हंसते हो ना, तो वैसे इसकी भी जो पान खाने वाला था उसकी भी बत्तीसी निकली। कैप्टन चश्मे वाला, कौन बदलता था चश्मा, बता सकते हो? बच्चा। कैप्टन चश्मा वाला जो हर दिन नेताजी का चश्मा क्या करता था, बदलता था, बदल देता था। हाँ, तो फिर उसके बाद क्या करता है, कौन पूछता है? साहब पूछते हैं पान वाले से, क्या करता है? हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता, वो बताते हैं कि चश्मा चेंज कर देता है। पान वाले ने समझाया, क्या मतलब? वो कहता है कैसे मतलब, क्यों चेंज कर देता है? हालदार साहब के दिमाग में प्रश्न आता है कि क्यों चेंज कर देता है। हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक आ गया क्या समझो, इसके चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसका मूर्ति वाला दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया। अब हालदार साहब को बात कुछ समझ में आई, थोड़ी थोड़ी बात समझ में आने लगी कि जो कैप्टन वाला था वो चश्मा को बदलता है, हर क्यों बदलता है, उससे कोई दे जाता था चश्मा, ठीक। एक चश्मे वाला है जिसका नाम है कैप्टन, एक चश्मे वाला है जिसका क्या नाम था, कैप्टन। उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है। जब वो उसकी जो सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति थी, अगर उसपे चश्मा नहीं रहता था तो कैप्टन को बहुत ही बेकार लगती थी, बल्कि आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वहां अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता। जो ये कैप्टन था वो क्या करता था, चश्मा बेचता था, ठीक है। तो वो क्या करता था, चश्मा बेचता था और उसी चश्मे को निकाल के कुछ जो उसे पसंद आता था वो जाता था नेताजी की मूर्ति पर लगा देता था। यहाँ तक सही है, क्लियर है? लेकिन जब कोई ग्राहक आता, मतलब जब कोई उसके पास आता, ग्राहक आता लेने के लिए चश्मा और वैसे ही फ्रेम की दरकार करता जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन जो था चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता। देखो क्या होता था, जब उसके मतलब कि दुकान पे कोई भी ग्राहक आता था चश्मा लेने के लिए और कहता था कि मुझे ऐसा चश्मा चाहिए चौड़े फ्रेम का या गोल फ्रेम का, तो वो क्या करता था, वो जाता था, जो मूर्ति लगी थी नेताजी की, अभी मत कीजिए सर, नहीं फिर कुछ दिक्कत होगी। मैम वीडियो क्लियर नहीं आ रही। वीडियो क्लियर नहीं है मैम। हाँ बोलो, फ्रेश आ रही आवाज? यस मैम, आवाज आ रही पर वीडियो क्लियर नहीं आ रही। आवाज कट रही है। यस मैम। क्लियर है आवाज? बोलो। यस मैम, आवाज क्लियर है। और वीडियो दिख रहा है ना? यस मैम। हाँ, तो क्या हुआ था, तो नेताजी क्या करते थे? क्लियर नहीं आ रही है, वॉइस आ रही है। चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर में सही हो जाएगा। यस करिए उसको, हम करें। हाँ, तो क्या हम बता रहे थे, आवाज आ रही है ना? फ्रेश? यस मैम। हाँ, तो क्या होता था, कोई भी ग्राहक आता था तो वो कहता था कि अगर मुझे चश्मा चाहिए गोल फ्रेम का या चौड़े फ्रेम का, तो नेताजी के पास जाता था जो उसकी मूर्ति पे पहनाया रहता था पहले से, उनसे क्षमा मांगते हुए उस चश्मे को उतार लेता था और जो ग्राहक आता था उसको वो चश्मा दे देते था। समझ गए कैसे चश्मा अदला बदली होती थी? इसी कारण। फिर क्या था उसके बाद, कहाँ तक पढ़े थे, चश्मा वाला ना?
फिर उसके बाद हाँ, वाह भाई, फिर हवलदार साहब का तब क्या बात है, क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात तो अभी भी समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। वो कहता है कि जो बदल रहे हैं बार बार चश्मा, इनका ओरिजिनल चश्मा कहाँ है। पान वाला दूसरा पान मुंह में लिया हुआ था, दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों आंखों में हंसा और उसकी टोन फिरकी। कत्थे की डंडी से पीछे मोड़कर उसने नीचे पान को थूका और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। मतलब कि जिसने वो मूर्ति नेताजी की बनाई थी सब कुछ सही था, लेकिन उसके चश्मे को उसने नहीं बनाया था। क्यों? क्योंकि वो नहीं बनाया, क्योंकि बनाना वो भूल गया था। भूल गया था। पान वाले के लिए ये मजेदार बात थी। पान वाला जब ये बात को बता रहा था तो हंस रहा था उसके लिए, क्योंकि बहुत मजे की बात थी। लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित, वो चकित थे कि ऐसा कैसा मूर्ति उसने बनाया और चश्मा लगा बनाना भूल गया। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल, वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर रख दिया, बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, समझ रहे हो? हाँ श्रेष्ठ बोलो, क्या हुआ? यस मैम। तो वो सोच रहा अरे नहीं, था, मैं वीडियो रुक जा रही थी ना, वही मैं बोल रहा। हाँ कोई बात नहीं, नेटवर्क प्रॉब्लम होगी इस वजह से। वो सोच रहा था कि मूर्ति तो बनाया उसने, और वाकई में अगर मूर्ति बनाया तो पारदर्शी चश्मे की मूर्ति फिर कैसे बनेगी। वो ये सोचने लगा। उसने कहा सही है, जो चश्मे हैं वो उसको रियल ही लगा दिया जाए। फिर उसके बाद क्या हुआ, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला यह तय नहीं कर पाया होगा, या कोशिश की होगी असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा। ठीक, हवलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र लग रहा था। ये सब चीजें सोच रहे थे जब हवलदार साहब, तो उनको ये सब चीजें बहुत ही विचित्र लग रही थी। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए एक जीप की तरफ चले और फिर रुके। पीछे हुए और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? वो कहते हैं कि जो ये नेताजी का इतना ये केयर करते हैं, उनके चश्मे को बदलते हैं बार बार, ये जो कैप्टन है चश्मे वाला, क्या ये नेताजी का कोई साथी मतलब मित्र है कि ये सिपाही था कोई भूतपूर्व? पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुरा के बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा किया जाएगा फौज में। वो कहता है कि जो कैप्टन था वो कैसा था, वो लंगड़ा था, वो चल नहीं पाता था। तो फिर वही बात यहाँ पे कह रहे हैं, जो पान वाला था वो कहता है साहब से कि वो लंगड़ा किया जाएगा फौज में, पागल है वो पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो। पान वाला कहता है कि वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसको कहीं। वो कहता है कि इसकी फोटो कहीं पे छपवा दो जो इतना काम करता है। हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। हवलदार साहब सोच रहे थे जो ये पान वाला है और ये कैप्टन के प्रति मजाक जो उड़ा रहा है कि वो कितनी देशभक्ति रखता है, इसलिए उनको वो उचित नहीं लगा। एक बेहद बूढ़ा मरिया सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी, आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में गांठ पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बात टिका रहा था। तो इस बेचारी की दुकान भी नहीं फेरी लगाता है। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे,
इसे कैप्टन क्यों कहते हैं? वो पूछना चाह रहे थे कि ये तो चश्मे वाला है लेकिन इसे कैप्टन क्यों कहा जाता है? क्या यही इसका वास्तविकता नाम है? हो सकता है इसका ये नाम ही हो। वो सोच में थे, लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है। पान वाला क्योंकि बहुत बोर हो गया था उनकी बात सुन के, तो वो कह दिया था मैं आगे का कोई भी आपके बात का जवाब नहीं दूंगा। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, ड्राइवर भी वो हालदार साहब की वेट कर रहा था कि कब वो आएंगे। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। हालदार साहब वैसे ही फिर जीप में बैठे और चले गए। 15 दिन के बाद फिर वो वापस आए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। हर 15 दिन पे वो हालदार साहब आते थे और उस नेताजी की मूर्ति पे चश्मे को हमेशा बदलते हुए देखते रहते थे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला। इसी तरह नए नए प्रकार के चश्मे उनके पास लगे रहते थे। यात्रा में हालदार साहब को कुतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि उस मूर्ति पर कोई भी चश्मा नहीं है। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी। उस दिन क्या देखा उन्होंने कि पान की दुकान भी बंद थी। चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। उन्होंने देखा कि चौराहे की अधिकांश दुकान बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। अगली बार भी क्या हुआ, उस मूर्ति पर कोई भी चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिर से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। रवाना मतलब चले गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश के खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम वाले देने पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य प्रतिष्ठित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गए। वो क्या सोचते हैं, कहते हैं जैसे ही वो कस्बे में घुसते हैं तो वो देखते हैं कि सोचने लगते हैं कि कैप्टन वाला तो मर गया है, अब उसकी प्रतिमा पे कौन चश्मा चढ़ाया होगा। फिर वो सोचते हैं कि अगर जो प्रतिमा बनाया था वो अगर उसके चश्मे को बना दिया होता, नेताजी के चश्मे को, उसे बदलना नहीं पड़ता। फिर वो सोचते हैं बनाना ही भूल गया है। सोचा आज वहां रुकेंगे नहीं। वो क्या सोचते हैं हालदार साहब कि आज जहां पर हम रुकते थे वहां पर रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं। क्या होगा, बड़े बुरा, उनको बुरा लगा कि रोज रोज कोई व्यक्ति आता है। तो अगर आप ही लोग मान लो कहीं से रोज रोज गुजरते हो और देखते हो कि एक बहुत ही अच्छी खूबसूरत पार्क है या गुड्डा गुड़िया है, देखते हो अच्छा लगता है और उसमें कुछ एक रियल की चीज है, ठीक है, कोई रियल की, मान लो जैसे कोई लड़का लड़की है, ऐसे ही बुक है, तो मान लो वो रियल की बुक है, तुम लोग उधर से गुजरते हो, बार बार देखते हो, अच्छा लगता है, लेकिन तुमने एक बार देखा कि बुक ही नहीं है और पता चला कि जो बुक रखने वाला था वो मर गया, तो कैसा लगेगा, बुरा लगेगा। तो इसी तरह पान वाले को भी बुरा लग रहा था। वो कह रहा था कि आज हम उसकी तरफ नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मैंने देखा तो फिर वही पुरानी बातें हमें याद आएंगी। उसने कहा कि ड्राइवर ना मूर्ति की तरफ देखेंगे
और सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है। उसने ड्राइवर से पहले ही कह दिया था कि आज रुकना मत, आज बहुत ज्यादा काम है। पान आगे खा लेंगे, वो कहता पान आगे कहीं पर खा लिया जाएगा। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उड़ गई। अब लेकिन क्या है, जो हम लोग की आदत कहते नहीं, हैबिट बिकम नेचर, तो उसी तरह इनकी भी आदत हो गई थी। वो रोज देखते थे और फिर उन्होंने आंख उठाकर देख ही लिया। कुछ ऐसा देखा कि चीखें रुके। जीप स्पीड में थी, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा। क्यों? जो हालदार साहब थे वो बहुत तेज से बोलते हैं कि जीप रोको, क्योंकि वो मूर्ति पर कुछ अजीब सा देखते हैं। क्या देखते हैं वो? रास्ता चलते लोग देखने लगे, रास्ते चलते लोग देखे कि बहुत तेज जीप का ब्रेक लगा है। जीप रुकते न रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके। जीप रुक ही नहीं पाई थी, वो क्या किए, जीप से कूद गए और मूर्ति की तरफ बहुत देर कूद गए तो वो लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। अटेंशन में क्यों खड़े हो गए थे? वो कुछ ऐसा देख लेते हैं। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। क्या था देखा उन्होंने, क्योंकि जब इधर 10-15 दिन से गुजर रहे थे तो उनके चश्मा नहीं रहता था, लेकिन जब ये कैप्टन के मर जाने के बाद जब ये गुजरे तो इन्होंने देखा कि उस बच्चे, एक छोटा सा बच्चे के समान जैसा चश्मा उनकी मूर्ति पर है। हालदार साहब भावुक हुए, इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। क्या हुआ? देखते हैं कि चश्मा एक छोटा सा फिर आ जाता है, इतनी सी बात पे उनकी आंखों में आंसू आ जाता है। क्यों? क्योंकि जो चश्मा था वो कैप्टन आखिरी बार उसे पहनाया था। क्लियर हुआ? बताइए। यस मैम। कोई ऐसी चीज जो ना समझ में आई तुम लोग को? बताओ। कहानी अच्छी लगी ना? सब समझ में आ गया ना? हाँ बोलो। बोलो क्या ना? सही है ना? क्लियर है? कोई कहीं पे कंफ्यूजन की किसी पात्र में कि ना समझ में आया? कौन हालदार साहब था, कौन पान वाला था, कौन कैप्टन था? क्यों? क्लियर है ना? चलो हाँ, इसके क्वेश्चन आंसर कर लीजिएगा, जो नहीं आएगा समझ में पूछ लीजिएगा, ठीक है? और इसके जो ये है जीवन परिचय किसका, स्वयं प्रकाश का, उसको लिख लीजिएगा। और कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम हो किसी चीज में बोलो फिर। चलो फिर अगले टाइम पे हम क्वेश्चन आंसर तैयार करेंगे या फिर कोई और चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? थैंक यू बच्चों। थैंक यू मैम।